अस्सलामुअलैकुम। नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं हम। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जैरा का, चैप्टर 13। अब जी जेरियाट्रिक पॉपुलेशन के अंदर क्या है कि जॉइंट मोबिलिटी इम्पेयर हो जाती है। जॉइंट मोबिलिटी क्या है? पहले तो हमारे बॉडी के जितने स्केलेटल सिस्टम है सब के अंदर क्या है, जॉइंट बन रहे हैं। अब जॉइंट जो हैं ये इस तरह करके बोन्स के दरमियान इस तरह जॉइंट बन रहे होते हैं। अब ये जो जॉइंट मूव कर रहे हैं ये कितना मूव कर रहे हैं और नहीं मूव कर रहे, जब आपकी एज 40, 50 और अप्रोक्सीमेटली 30 जब होती है, फिर तो आपकी जॉइंट मोबिलिटी बहुत जो है वेल कंट्रोल्ड होती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो जॉइंट मोबाइल हैं इस तरह करके आपस में जो इस तरह करके बाकायदा मूव कर रहे हैं, और इनके मूव करने की वजह से पूरी बॉडी आसानी से मूव कर रही होती है। ये है जॉइंट मोबिलिटी। अब जॉइंट मोबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? यहाँ पे जो कार्टिलेज पड़ा हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करती है, और एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर हैं, लिगामेंट हैं, टेंडन हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड कर रही थी। अगर ख़ास तौर पे जॉइंट मोबिलिटी डिपेंड करती है कार्टिलेज के ऊपर। और ज़ाहिरी बात है जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर हैं, टेंडन है, इसके अलावा कैप्सूल हैं जिसने जॉइंट को कवर किया हुआ होता है, इसके अलावा लिगामेंट्स हैं, ये सारे जो हैं ये इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और जॉइंट को मोबाइल बनाते हैं। जब आप इनके सब चीज़ों की इंटरेक्शन यानी कि लिगामेंट की, टेंडन की, नर्व जो है वो आके सिग्नल दे रही हैं नहीं दे रही, प्रोप्रियोसेप्टर जो पड़े हुए होते हैं जॉइंट्स में, ये सारे मिल के इंटरेक्ट करते हैं और जॉइंट मोबिलिटी जो है उसको प्रॉपर मतलब उसको क्या करते हैं कि जॉइंट प्रॉपरली मोबाइल करता है। जब हम चाहते हैं तब हमारा जो है वो जॉइंट मूव करता है। लेकिन जैसे एज बढ़ती है तो जॉइंट मोबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, इम्पेयर हो जाती है, प्रॉपर नहीं होती इस केस में। अब क्या होता है कि ये है बोन, यहाँ पे इसको एक शाइनी सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसने कवर किया हुआ होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। जैसे एज बढ़ती है इस कार्टिलेज के अंदर चेंजेस आती हैं, वियर टियर होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनके अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्या है कि इसके अलावा अगर तो लिगामेंट जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन्होंने बोन को इतना स्ट्रॉन्गली जो है वो होल्ड नहीं किया हुआ, तो उस केस में भी क्या होता है, जब वो लिगामेंट सपोर्ट दे रहे होते हैं ड्यूरिंग मूवमेंट और स्टेबलाइजेशन दे रहे होते हैं लिगामेंट, तो जब वो नहीं है प्रॉपर, उनमें चेंजेस आ रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, वो वीक हो रहे हैं लिगामेंट, तो उस केस में मोबिलिटी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा जो नर्व हैं, यहाँ पे जो नर्व सप्लाई है और जो प्रोप्रियोसेप्टर यहाँ पे जॉइंट के अंदर जो पड़े हुए हैं, उनकी जब जो है वो डीनर्वेशन होगी, क्योंकि एज बढ़ती है तो नर्व भी जो है वो डीनर्वेट करना स्टार्ट कर देती हैं, उस केस में भी जो है इसकी मोबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये सारी जो है मिल के इंटरेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बुक में एक डेफिनेशन बताई हुई है कि जो जॉइंट मोबिलिटी होती है इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ जॉइंट टू मूव पैसिवली, कि जॉइंट कितना पैसिवली मूव करता है, ये जो है बताता है कि जॉइंट मोबिलिटी कितनी है। और दूसरी चीज़ें जो लिगामेंट टेंडन जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और वो भी इस जॉइंट की मोबिलिटी को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके चेंज होने से भी जॉइंट की मोबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो अब क्या है कि पैसिवली जॉइंट मूव करेगा, यानी कि जॉइंट एक्टिवली जो है उसको हम इतना डिटरमिन नहीं कर सकते मोबिलिटी को एज़ कम्पेयर टू जो है पैसिवली। अब पैसिवली क्योंकि पैसिवली थेरापिस्ट मूव कर रहा होता है जॉइंट को, या फिर कोई दूसरा बंदा उस जॉइंट को मूव करेगा, तो वो पैसिवली जॉइंट की मोबिलिटी को हम असेस करेंगे या पैसिवली जॉइंट की मोबिलिटी को चेक करेंगे। जब एक्टिवली क्या है कि एक्टिवली इसकी जो है हम जॉइंट मोबिलिटी को चेक नहीं कर सकते होते कि हम खुद जॉइंट को मूव करके तो उसकी हम समझें कि ये जॉइंट की जो सर्फेसिस है वो मूव कर रही हैं। दो इधर कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है आर्थोकाइनेमैटिक, एक होता है ओस्टियोकाइनेमैटिक, ठीक है।
आर्थोकाइनेमेटिक का मतलब क्या होता है कि ये जॉइंट जो सर्फिसेज है ना, जॉइंट की ये जो सर्फिसेज हैं, ये जो जॉइंट की ये वाली सर्फिसेज है ना, ये मूव कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर। इनकी जो मूवमेंट होगी वो पैसिवली होगी, ठीक है, थेरेपिस्ट करेगा या कोई दूसरा बंदा कर सकता होता है। ये क्या होती हैं, यहाँ पे कौन सी मूवमेंट ज़्यादा होती है, स्लाइड हो रही होती है, ग्लाइडिंग, इसके अलावा कंप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन, ये सारी मूवमेंट जो हो रही हैं ये आर्थोकाइनेमेटिक की वजह से हो रही होती हैं। और दूसरा ये बिटवीन जॉइंट सरफेस होती है। जबकि ऑस्टियोकाइनेमेटिक की बात करें तो ये जो बोन पूरी मूव कर रही है इसको हम ऑस्टियोकाइनेमेटिक जो है कहते होते हैं। ये हो गया कि जैसे एज बढ़ेगी, क्योंकि डिक्लाइन आ रहा है सारे फंक्शन में, तो इस वजह से जॉइंट मोबिलिटी जो है वो कम हो रही होती है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे जॉइंट मोबिलिटी के पूरे चैप्टर को किस तरह से, कि जॉइंट मोबिलिटी विद एजिंग। पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि किस तरह से कम हो रही है जॉइंट मोबिलिटी, और फिर हम ये करेंगे कि जॉइंट, अब पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आपने उसकी एग्जामिनेशन किस तरह से करनी है, आपने उसकी इवैल्यूएशन डायग्नोसिस किस तरह से बनाना है, इंटरवेंशन क्या देनी है और आउटकम क्या होंगे, किस तरह से आपने इन सब चीज़ों को असेस करना है और किस तरह से ट्रीट करना है और किस तरह से पता लगाना है इन चीज़ों का। जॉइंट मोबिलिटी की वजह से विद एजिंग, जैसे ही एजिंग होती है जॉइंट मोबिलिटी इम्पेयर होना स्टार्ट हो जाती है। 40 ईयर के बाद ज़्यादातर ऐसे होते हैं, मसल्स भी जो होते हैं ज़्यादातर 40, 50, 45 के बाद डिक्लाइन करना स्टार्ट करते होते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस आ रही हैं। पहले तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, वो टिश्यू होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के साथ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू क्या है, यहाँ पे लिगामेंट है जो कनेक्ट कर रहा है एक बोन को दूसरे बोन के साथ, यहाँ पे टेंडन है जो कि मसल को कनेक्ट कर रहा है बोन के साथ, इसके अलावा कैप्सूल है जो कि पूरे इसको कवर कर रहा है, पूरे जॉइंट को, और पूरे जॉइंट की इंट्रैक्शन जो है करवाने में हेल्प करता है। और इसके अलावा जो हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज हैं, ये सारे हमारे पास क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट होती है, सेलुलर लेवल पे भी चेंज आती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी चेंज आती है। तो पहले क्या होगी, मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज आएगी, फिर वो पूरे सेल के अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं, और जब एक सेल पूरे इधर सेल्स के अंदर चेंज आएगी तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस आ रही हैं, मॉलिक्यूलर लेवल के पे जो चेंजेस आ रही हैं उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन जो हैं, कोलेजिन है, इलास्टिन है, वो कम हो रहे हैं। और फिर जब वो कम हो गए, इसके अलावा फिर सेलुलर लेवल पे चेंजेस आएंगी, सेल के जो फंक्शन है वो कम होगा, और देन स्ट्रक्चरल जो है फिर एट द एंड जो है स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि सेलुलर लेवल पे जो चेंजेस आ रही हैं वो फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है, एक तो सेल जो है फाइब्रोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट होता है, और ये डिफ्रेंशिएट होकर कॉन्ड्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज बनाते हैं और ओस्टियोब्लास्ट बोन बनाते हैं। तो ये यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट होगा, इस तरह करके होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट ये कन्वर्ट होगा ओस्टियोब्लास्ट के अंदर और कॉन्ड्रोब्लास्ट के अंदर। कॉन्ड्रोब्लास्ट ये जो मैंने कहा था शाइनिंग सी सरफेस होती है, ये बनाते हैं और ये बोन बनाते हैं। अच्छा, अब इनकी क्या होगा, इनमें क्या चेंजेस आएंगी फाइब्रोब्लास्ट के अंदर, कि इनकी प्रोलिफरेशन कम हो जाएगी, अल्टर्ड एपोप्टोसिस होगी। अब नॉर्मली जब सेल की एज ज़्यादा हो जाती है, और इसके अलावा जब सेल का डीएनए चेंज हो रहा है, तो कुछ केसेस में क्या होता है कि एपोप्टोसिस होना लाजमी होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन क्या होता है, चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं जो कि एपोप्टोसिस इरेगुलर कर देते हैं, ज़रूरत नहीं भी होती, तब भी सेल जो है वो खुद की डेथ करवा देते हैं। तो ये नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। इसके अलावा जो है दूसरा हमारे पास सर्कुलेटिंग जो ग्रोथ प्रोटीन है, यानी कि हार्मोन और साइटोकाइन, वो जो है वो चेंज हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे, जो कि चाहिए होते हैं नॉर्मली फंक्शन, प्रॉपर जो है फंक्शनिंग के लिए बोन की। तो जब वो नहीं होंगे तो उस केस में मोबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, ये तो था सेलुलर लेवल पे चेंजेस। सेलुलर लेवल पे चेंजेस फाइब्रोब्लास्ट के अंदर चेंजेस आ रही हैं, और इसके अलावा सर्कुलेटिंग जो ग्रोथ फैक्टर हैं वो कम हो रहे हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चेंजेस आएंगी,
ग्लाइको कंजुगेट जो है वो कम हो जाएगा। ग्लाइको का वर्ड हम कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ करते हैं, और कंजुगेट, ठीक है, यानी कि किसी और के साथ मिल रही हैं। ग्लाइको कंजुगेट जो है वो एक तो कम हो जाएंगी, दूसरा उनके अंदर चेंजेस आएंगी। क्या चेंजेस आएंगी कि उनके अंदर क्रॉस लिंकेज, मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था, इस तरह स्ट्रक्चर पड़ा होता है जैसे कि इलास्टिन है, उसके अंदर भी ये कोलेजन के अंदर भी सारे ये स्ट्रैंड इनके अलग अलग होते हैं। कोलेजन का स्ट्रैंड अलग है, इलास्टिन के अलग हैं, ठीक है, ग्लाइकोजमाइन ग्लाइकोजन के अलग हैं, प्रोटीग्लाइकन के अलग हैं। लेकिन ये देखिए ये क्या करेंगे, ये इंटरलिंक हो जाएंगे एक दूसरे से, इस तरह कनेक्शन बना लेंगे। हालांकि नॉर्मली जब एजिंग के प्रोसेस से पहले ये ऐसे नहीं होते, ये अलग अलग पड़े हुए होते हैं। इसी तरह इलास्टिन होते हैं, इलास्टिन अपने इलास्टिन मॉलिक्यूल के साथ जो है वो क्रॉस लिंकेज बना लेगा। इसी तरह ये भी क्रॉस लिंकेज बना लेते हैं। तो कोलेजन में भी इसी तरह होगा। कोलेजन की भी एक तो डेफिशिएंसी होगी, दूसरा उसमें जो है क्या उससे कहते हैं, ग्लाइसाइलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा स्टिफनेस होगी, उसको अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, ये सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या है कि क्रॉस लिंकेज बन रही है, सही है। एक तो क्रॉस लिंकेज इंक्रीज हो रही है, प्रोटियोग्लाइकन का साइज कम हो रहा है, और कोलेजन की फ्रेगमेंटेशन हो रही है। इलास्टिन जो है वो उनकी भी फ्रेगमेंटेशन हो रही है, इस वजह से तो सैगिंग हो जाती है ये। और स्ट्रक्चरल चेंजेस में फिर क्या, स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर जैसे मैंने कहा कि चेंज हो जाते हैं। पहले मॉलिक्यूल के लेवल पे चेंज आएगा, फिर सेल के लेवल पे चेंज आएगा, और फिर स्ट्रक्चरल लेवल पे चेंज क्या होगी, स्टिफनेस जो है, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो स्टिफ हो जाएगा। डिक्रीज वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो है डिक्रीज़ कर जाएगा, स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज़ कर जाएगी वो, क्योंकि अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा स्ट्रेस को, और क्रॉस सेक्शनल एरिया और वॉल्यूम भी जो है वो कम हो जाएगा। तो ये जो है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर चेंजेस आ रही हैं। दूसरा चेंजेस आएंगी जॉइंट स्ट्रक्चर के अंदर। जॉइंट जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, कॉन्ड्राइड स्ट्रक्चर, फाइब्रस स्ट्रक्चर और बोन, ये जो है ना मिल के जॉइंट बनाते हैं। अब जॉइंट का जैसे कि ये यहाँ पे जॉइंट बन रहा है, तो इधर क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज किससे बना है, कॉन्ड्रॉइड स्ट्रक्चर से। इसके अलावा यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू भी होते हैं इनके अंदर, बोन के अंदर भी और कार्टिलेज के अंदर भी। और इसके अलावा बोन, ये जो है ये मिल के क्या बना रहे हैं, जॉइंट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो अब इनके अंदर भी क्या आएंगी, चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। कॉन्ड्राइड स्ट्रक्चर के अंदर जो जैसे ही हमारा जॉइंट जो है वो मूव करता है ना, तो जब जॉइंट मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होता है कि फोर्स जो होती है ना वो डिस्पर्स होती है। जैसे ही फोर्स ऊपर से नीचे आती है, अपर लिम्ब से नीचे लोअर लिम्ब में आ रही है, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये नी जॉइंट है, तो यहाँ पे जो नी जॉइंट का ये वाला जो कार्टिलेज है, ये क्या करता है, फोर्स जो है नीचे इस तरह डिस्पर्स करता है, ठीक है, नीचे एंकल जॉइंट पे, और फिर ग्राउंड पे फोर्स लगाता है, जिसको हम ग्राउंड रिएक्शन फोर्स कह रहे होते हैं। तो ये काम जो होता है ना, ये कॉन्ड्राइड स्ट्रक्चर जो है ये कर रहे होते हैं, जिस यानी कि जो कार्टिलेज वगैरह हैं। अब जब ये डिग्रेड कर जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उस केस में प्रॉपर लोड की ट्रांसमिशन नहीं होगी, फाइब्रस स्ट्रक्चर जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, और बोन जो है वो भी चेंज हो जाएगी। बोन का कंटेंट, बोन का जो ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जो है वो चेंज हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे इस तरह ये बोन है, यहाँ पे नीचे क्या होता है, ये कार्टिलेज है। अब कार्टिलेज के जो नीचे बोन है इसको हम सबकॉन्ड्रल बोन कहते होते हैं। अब सबकॉन्ड्रल बोन अगर थिक है तो ये यहाँ पे एक तो कार्टिलेज को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन एज बढ़ने के साथ सबकॉन्ड्रल बोन की थिकनेस भी जो है वो यहाँ पे, ये जो सबकॉन्ड्रल बोन होती है यहाँ पे इस तरह इसकी थिकनेस भी जो है वो कम हो जाती होती है। अच्छा, अब इसके अलावा फाइब्रस अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या करते हैं, लोड को अब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफ़र भी करते हैं, टेंसाइल लोड को ख़ास तौर पे। तो लेकिन जब वियर एंड टियर होगा एज बढ़ने की वजह से, तो फिर ये नहीं कर पाएंगे। होल जॉइंट में चेंजेस, पहले इसके कनेक्टिव टिश्यू में चेंजेस आई, जॉइंट स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आए, अब पूरे के पूरे जॉइंट के अंदर चेंजेस आएंगी। तो पूरे के पूरे जॉइंट का क्या काम होता है, मूवमेंट कराना। तो रेंज ऑफ मोशन ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम हो जाएगी जैसे एज बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि रेंज ऑफ मोशन जो चेंज हो रही थी वो डायरेक्शन स्पेसिफिक होती है, यानी कि कोई डायरेक्शन अलाउ करती है कि रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम हो जाए और कोई नहीं करती।
यानी कि अगर जॉइंट है उसकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कम हो रही है लेकिन उसकी एबडक्शन और एडक्शन कम नहीं हो रही, उसकी रेंज ऑफ मोशन उतनी की उतनी है जितनी पहले थी। आर्थोकाइनेमेटिक, मैंने पहले आपको बताया कि आर्थोकाइनेमेटिक यहाँ पे जॉइंट सर्फेसिस हैं, रोलिंग, ग्लाइड, स्लाइड, ठीक है, वो जो सारी मूवमेंट हो रही है उसके अंदर भी चेंज, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जॉइंट मोबिलिटी चेंज किस वजह से हो रही है, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज, जब स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं तो वो प्रॉपरली, जैसे कि कार्टिलेज का वियर एंड टियर हो रहा है, तो जब कार्टिलेज, मैंने आपको बताया कि बोन को फोर्स डिस्पर्स करता है, यानी कि एक दूसरे स्ट्रक्चर को देता है और फिर उसको अब्जॉर्ब करने के बाद उसको डिस्पर्स दूसरे स्ट्रक्चर को देता है और फिर उसको ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, अब्जॉर्ब करता है, डिस्पर्स करता है और ट्रांसफ़र करता है। लेकिन जब ये डिग्रेड कर जाएगा तो उस केस में ऐसा नहीं कर पाएगा, यहीं पे ज़्यादा फोर्स लगेगी, यहाँ पे फर्दर टीयर होगा, फिर उसके बाद फर्दर टीयर होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, आर्थराइटिस डेवलप हो जाएगा। फिर जब इतना ज़्यादा कार्टिलेज जो है वो ख़राब हो जाता है तो उस केस में बोन सरफेस भी किसी स्फेयर केस में नज़र आना स्टार्ट हो जाती है और फिर क्या होता है कि वो फिर फर्दर जो है फ्रिक्शन काज करती है, यहाँ पे फिर ओस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, ये सारे प्रोसेस जो है वो चलते हैं। अब ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे एक्टिविटी, ये सारे चेंजेस किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे एक्टिविटी के ऊपर और पार्टिसिपेशन के ऊपर। जब एक बंदे की मोबिलिटी नहीं ठीक तो वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, वो रिस्ट्रिक्ट करेगा मूवमेंट को, वो एक ही पोस्चर में बैठा रहेगा, इसकी वजह से। अब यहाँ पे बुक में उन्होंने एक पहली लाइन इधर लिखी हुई है, मैं आपको बताती हूँ। पहली लाइन इन्होंने यहाँ पे इधर ये लिखी हुई है कि जॉइंट मोबिलिटी इज डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ पोस्चर एंड मूवमेंट, कि अगर तो जॉइंट मोबिलिटी ठीक है तो पोस्चर भी ठीक होगा, मूवमेंट भी ठीक होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके जॉइंट मोबिलिटी ठीक नहीं है, सही से जॉइंट मूव ही नहीं करेगा तो पोस्चर आपका ख़राब पोस्चर आप अडॉप्ट करोगे और जब आप क्या करोगे, मूवमेंट भी आप नहीं सही से कर पाओगे क्योंकि आपके जॉइंट में पेन हो रहा है। तो ये सारे इस तरह लिंक करती हैं एक दूसरे से। अब आगे आ जाता है, ये तो हमें हो गया अभी इस तरह जो है जॉइंट मोबिलिटी इम्पेयर हो रही है, स्ट्रक्चर के अंदर, फंक्शन के अंदर चेंजेस आ रही हैं। अब हमने क्या करना है, जॉइंट की एग्जामिनेशन करनी है। जैसे कि आपके पास पेशेंट आएगा, आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री आप सबसे पहले किस तरह से लोगे, आप उसको क्वेश्चनिंग करोगे, इंटरव्यू करोगे, आप पूछोगे उसकी एक्टिविटी कितनी है, क्या डेली एक्टिविटी कर पाता है, नहीं कर पाता, कितनी पार्टिसिपेशन करता है किसी भी एक्टिविटी के अंदर, सिम्टम क्या आ रही हैं। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिए, याद रखनी है कि अगर कोई क्रोनिक पेशेंट आपके पास आ रहा है, यानी कि जिसको बड़े लंबे टाइम से जॉइंट का इशू है, तो इसका मतलब है अब एक बंदे को जब एक पोस्चर में पेन हो रहा है तो वो एक किसी और किस्म की मूवमेंट अडॉप्ट कर लेता है, उसने काम तो करना ही है ना, तो वो किसी और तरह की मूवमेंट अडॉप्ट कर लेता है। तो उस केस में क्या होगा, कंपनसेटरी जो है ना मूवमेंट, कंपनसेटरी मूवमेंट जो है वो करेगा, यानी कि एक की जगह दूसरी, एक जो मूवमेंट उसकी नॉर्मल थी उसकी जगह कोई और अडॉप्ट कर लेगा और फिर अपना काम करेगा। अच्छा, अब ये कंपनसेटरी सिम्टम भी होती हैं, और एक तो कंपनसेटरी सिम्टम से पेशेंट लड़ रहा होता है और दूसरा जो ओरिजिनल सिम्टम होती हैं वो तो आपने इनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना है एज अ थेरापिस्ट। ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी आपने उसको पूछना है, अगर तो कोई ऐसा ऑक्यूपेशन तो नहीं है जिसमें ज़्यादा लोड पड़ रहा है उसकी जॉइंट के ऊपर, कोई ऐसा तो नहीं जिसमें लोड पड़ ही नहीं रहा, तो बैलेंस होना चाहिए। हेल्थ कंडीशन आपने उसकी पूछनी है कि क्या कोई उसको कोमोर्बिड कंडीशन, कोई उसको कोई और डिजीज़ तो नहीं, डायबिटीज़ तो नहीं उसको। अब डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादातर डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादातर जो है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस और स्टिफ हैंड सिंड्रोम होता है, क्योंकि वहाँ पे कोलेजन की स्टिफनेस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। डायबिटीज़ जो है इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही होती है। फैमिली हिस्ट्री आप पूछेंगे, किसी को फैमिली में किसी किस्म की कोई जॉइंट प्रॉब्लम तो नहीं थी, लिविंग इन्वायरमेंट उसका कैसा है, वो बड़ा सेडेंटरी है, एक्टिव है। इसके अलावा आपने सिस्टम का रिव्यू करना है। सिर्फ ये नहीं है कि आप जॉइंट की एग्जामिनेशन कर रहे हैं, आपने सिस्टम का रिव्यू करना है। किस तरह से करना है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर जॉइंट का मसला है, जॉइंट मोबिलिटी कम है, तो उसकी वजह से पल्मोनरी डिस्फंक्शन हो जाता है। भला कैसे होता है कि अगर तो थोरेसिक जॉइंट इन्वॉल्व, तो थोरेसिक जॉइंट है जो थोरेसिक वर्टिब्रा है पीछे, अगर तो यहाँ पे मोबिलिटी इनकी नहीं ठीक तो प्रॉपरली, और दूसरा अगर रिब जो है वो इन्वॉल्व है, यानी कि अगर तो सब
सब कोस्टल अगर चेंजेस हैं, सब कोस्टल चेंजेस, कोस्टल कार्टिलेज जो हमारे रिब हैं फ्रंट साइड पे थोरेसिक केस, वहाँ पे अगर वहाँ के जॉइंट में चेंज, मोबिलिटी के अंदर चेंजेस आ रही हैं, अब तो वो क्या करेंगे, प्रॉपर्ली एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो पल्मोनरी डिसफंक्शन काज करेगा, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, पेशेंट को लंग की प्रॉब्लम आना शुरू, लंग फंक्शन कम होगा, ये सारे टेस्ट एंड मेजर। अब आपके पास, मैंने पहले कहा कि अपनी हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री के साथ अंदर ये सारी चीज़ें आपने करनी है, फिर आपने क्या करना है, उसका सिस्टम का रिव्यू करना है, फिर आपने क्या करना है, टेस्ट एंड मेजर, टेस्ट करवाने हैं, ऑब्जर्वेशनल टास्क एनालिसिस करेंगे आप इसकी, यानी कि अब आपने उसको ऑब्जर्व करना है, सिर्फ देख के उसको एनालाइज करना है कि क्या पेशेंट प्रॉपर चल रहा है, नहीं चल रहा, कोई सहारा लेके चल रहा है, उठ कैसे रहा है, बैठ कैसे रहा है, सेल्फ रिपोर्ट। इसके अलावा आपने उससे पूछना है कि आपको क्या मसला है, और कि क्या मतलब वो बताता है कि मुझे उठने में प्रॉब्लम हो रही है, ये तो वैसे क्वेश्चनिंग है ना, और ये जॉइंट के लिहाज से स्पेसिफिक आप क्वेश्चनिंग करेंगे, पूछेंगे, ताकि टेस्ट एंड मेजर आप कर सकें। यानी कि सेल्फ रिपोर्ट में वो खुद आपको बताएगा कि मुझसे बैठे नहीं होता, और मैं सुबह उठता हूँ, जैसे कि उन्होंने बुक में एग्जांपल दी हुई है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, रिमेटॉइड आर्थराइटिस की ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो खुद बताएगा कि मुझे मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, अगर 30 मिनट से उसको ज़्यादा की होती है तो इसका मतलब है रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, और अगर उसको 30 मिनट से कम की होती है तो इसका मतलब है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। परफॉर्मेंस बेस है, यानी कि आपने उसको टेस्ट करवा लेने हैं, उसको परफॉर्मेंस करवानी है, और फिर आपने देखना है कि उसकी जॉइंट मोबिलिटी ठीक है कि नहीं है। दूसरा, जॉइंट स्पेसिफिक जो है टेस्ट आपने करवाने हैं, जॉइंट यानी कि जो जॉइंट स्पेसिफिक टेस्ट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं 3 टेस्ट। एक तो है रेंज ऑफ मोशन आप करवाएंगे, ठीक है, दूसरा आप कराएंगे मसल टेंडन एक्सटेंसिबिलिटी, और तीसरा आप सेगमेंटल मोबिलिटी कराएंगे। रेंज ऑफ मोशन आप किस तरह से पेशेंट की चेक करेंगे, गोनियोमीटर से और इंक्लाइनोमीटर से चेक करेंगे। अगर मसल टेंडन यूनिट जो एक्सटेंसिबिलिटी है, ये आप किस तरह से मेजर करेंगे, पूरे सारे जॉइंट्स की आपने मेजर करनी होती है, यानी कि ये मसल टेंडन यूनिट, मसल ये है ना हमारा, ये हमारा मसल है और ये टेंडन के साथ अटैच है बोन से, तो इसकी आपने क्या करना है कि देखना है कि कितना एक्सटेंड हो पाता है कि नहीं हो पाता, तो वो आप किस से करेंगे, स्ट्रेचिंग के थ्रू पता चलेगा आपको, और शॉर्टनिंग के थ्रू पता चलेगा कितना जो है एक्सटेंड कर रहे हैं। शॉर्टनिंग, पहले शॉर्टनिंग कराएंगे फिर स्ट्रेचिंग। तीसरा सेगमेंटल मोबिलिटी जो हमारे बोन सेगमेंट हैं, सेगमेंट आपको पता होगा क्या होते हैं। सेगमेंट जो है हमारे जो स्पाइन के जो जॉइंट्स हैं, 2 वर्टिब्रा होते हैं और दरमियान में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ये एक मोशन सेगमेंट जो वो बनाते हैं। तो ये एक पेशेंट जो है खुद से नहीं कर सकता, ये एक्सेसरी जॉइंट मूवमेंट होती हैं, तो आप देखेंगे, चेक करेंगे इसको। अप टू सम एक्सटेंट किसी बुक में उन्होंने सेगमेंट जॉइंट को दूसरे एक्सट्रीमिटी के भी जॉइंट कहे हैं, लेकिन सेगमेंटल जो जॉइंट की सेगमेंटल मोबिलिटी थी वो स्पाइन से रिलेटेड होती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जॉइंट मोबिलिटी विद एजिंग आपने देख ली कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, सारे किस तरह से इम्पेयर हो रही है। फिर आपने जॉइंट की एग्जामिनेशन की, अब आपने एवेलुएट करना है। एवेलुएट किस तरह से करेंगे, आप हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की बेस पे एवेलुएशन करेंगे, और इसी एवेलुएशन को आगे लेते हुए आप यानी कि अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या डायग्नोसिस बनेगा, और फिर उसका डायग्नोसिस बनाएंगे, यानी कि सिम्टम्स को इकट्ठा करके आप उसको एक नाम दे देते हो, नेम दे देते हो, जिसको हम डायग्नोसिस का नाम देते हैं कि इसको ये मसला है, ताकि हम उसको ईजीली ट्रीट कर सकें। तो अब आपने उसको इंटरवेंशंस देनी है। इंटरवेंशंस, अब इसमें 3 बातें उन्होंने बताई हैं। रेमिडिएशन है कि आप उसको ट्रीट कर दो, कंपनसेशन है कि आप उसकी जगह नई मूवमेंट करा दो उसको, और तीसरा आपने क्या करना है, प्रिवेंशन करनी है कि उसको मसला बने ही ना। इस तरह 3 मेथड से आपने क्या करनी है, उसको ट्रीटमेंट देनी है। ये इंटरवेंशन है। अब जो रेमिडिएशन इंटरवेंशन है, इसके अंदर क्या करेंगे, हम उसको थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज कराएंगे, इसके अलावा हम उसको मैनुअल थेरेपी देंगे, और कंपनसेटरी इंटरवेंशन के अंदर हम क्या करेंगे कि इसमें हमने असिस्टिव डिवाइसेस उसको उसकी जगह दे देनी है, ठीक हो गया। और प्रिवेंशन में हम प्रिवेंट करेंगे कि जॉइंट मोबिलिटी इम्पेयर ही ना हो।
अच्छा, अब हमने जो इंटरवेंशन दे रहे हैं हम रेमिडिएशन, इसके अंदर पेशेंट की एजुकेशन करनी है, जिसमें हमने उसको एजुकेशन का उसको बताना है कि आपने अपनी मूवमेंट करनी है, ये होता है, ये होता है, फलां फलां सारा कुछ। अब थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज जो है वो हमने उसको करानी है। सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी होती है, स्ट्रेचिंग जो है वो अच्छी एक्सरसाइज होती है जॉइंट मोबिलिटी को इंक्रीज़ कराने के लिए। अच्छा, अब स्ट्रेचिंग में उन्होंने कहा है कि हमने जो लॉन्गर स्ट्रेच है अप टू 60 सेकेंड है ना, वो बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन को जो इंक्रीज़ करती है। अब देन एक तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, हमने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करानी है। स्ट्रेंथनिंग यानी कि हम रेजिस्टेंस देंगे और फिर मसल की स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। अब क्या होगा कि ये इनडायरेक्टली जॉइंट मोबिलिटी को इंक्रीज़ कराएगी। स्ट्रेंथनिंग हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के थ्रू करते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के थ्रू कराते होते हैं स्ट्रेंथनिंग। फिर हमने क्या कराना है, कंबाइंड एक्सरसाइज इंटरवेंशन देनी है उसको, यानी कि हमने सिर्फ एक टाइप की एक्सरसाइज नहीं देनी उसको, ज़्यादातर एक्सरसाइज, जैसे कि हम उसको स्ट्रेचिंग भी करा रहे हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी करा रहे हैं, फंक्शनल एक्टिविटी भी करा रहे हैं। दूसरा हमने क्या कराना है कि अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज रिलेटेड टू जॉइंट मोबिलिटी। दूसरी जैसे कि हमने उसको स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज करवानी है, हमने उसको योगा करानी है, हमने उसको ताई चाई करानी है। ठीक हो गया। अब आ जाता है मैनुअल इंटरवेंशन टेक्निक। मैनुअल इंटरवेंशन टेक्निक में हमने उसकी मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन करानी है। मोबिलाइजेशन में क्या करेंगे कि जॉइंट को मोबाइल करेंगे, ठीक है, उसको हम मोबाइल करेंगे और दूसरा मैनिपुलेशन करेंगे। अब हमारे पास मोबिलाइजेशन में हम उसके अंदर आपने पढ़ा होगा मैनुअल थेरेपी के अंदर ग्रीन बुक थी कैल्टन बोन वाली, उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ था कि ग्रेड्स होते हैं मोबिलाइजेशन के। तो ग्रेड आपने ग्रेड 5 की मोबिलाइजेशन कभी भी नहीं देनी, उससे क्या होता है कि फर्दर इम्पेयरमेंट का चांस होता है और ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है। और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की जो अपने मोबिलाइजेशन जो है वो देनी है। अब दूसरी बात है कि हमने उसकी कंपनसेशन करवानी है। कंपनसेटरी किस तरह से कराएंगे, असिस्टिव और अडाप्टिव डिवाइसेस उसको दे देनी है। असिस्टिव डिवाइसेस के अंदर हमारे पास है वॉकिंग पोल, ये छड़ी बनी होती हैं, दोनों हाथों में पकड़ते हैं और फिर ये लोड उनके ऊपर भी पड़ता है, तो उस केस में फिर वो क्या होता है कि इजीली चल पाते हैं। ब्रेसेस हम करेंगे, वो सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा फुटवियर हमने उनको ऐसे जूते पहनाने हैं जो कि उसको उनको सपोर्ट करें, जॉइंट मोबिलिटी की इम्पेयरमेंट को रिड्यूस करें। और शू ऑर्थोटिक्स जब उसको बिल्कुल ही जो है नहीं प्रॉपरली चल पाता तो हम ताकि असिस्टेंस एज असिस्टेंस हम जो है ऑर्थोटिक्स देते होते हैं। आउटकम हमने किस तरह से हमने मेजर करने हैं, पहले तो हमने बेसलाइन सारी डॉक्यूमेंट कर लेनी है, यानी कि लिख लेनी है। उसके बाद एक तो सेल्फ रिपोर्ट आउटकम इंस्ट्रूमेंट है, उसने खुद से बताना है कि मुझे मेरी इतनी जो है रिकवरी होगी, मुझे अब पेन नहीं होता, मुझे अब पेन होता है, ये वो सारा कुछ अब ये तो खुद से बताएगा। दूसरा आपने उस परफॉर्मेंस बेस्ड आउटकम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप चेक करेंगे। अब ये जो खुद से बताएगा ना, ये हम क्वेश्चनर उसको देंगे। जैसे कि हमारे पास उन्होंने एक क्वेश्चनर की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, ये रोनाल्ड मॉरिस डिसेबिलिटी क्वेश्चनर। हम उसको क्वेश्चनर देंगे और वो क्वेश्चनर को फिल करेगा, उससे फिर हम असेस करेंगे हाँ वाकई इसको फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा ट्रीटमेंट से। और परफॉर्मेंस बेस्ड आउटकम मेजर की हम उसको परफॉर्मेंस करवा लेंगे, टेस्ट करवा लेंगे, यानी कि जैसे कि हमने उससे गो टाइम्ड अप एंड गो टेस्ट, ठीक है, करवा लेना है। सिट टू स्टैंड टेस्ट करवा लेना है, 6 मिनट वॉक टेस्ट करवा लेना है। तो इसके थ्रू हम असेस करेंगे। बस ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है।